नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक मरड़े, सहायक प्राध्यापक स्नातक और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, मालती वसंतदादा पाटिल कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर तथा शोध निर्देशक शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। हिंदी साहित्य का इतिहास विषय के पिछले लेक्चर में हमने आदिकालीन नामकरण के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम आदिकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कालखंड के साहित्य को जानने के लिए तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, यह जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है। किसी भी युग का साहित्य अपने युग की उपज होता है। किसी भी युग के साहित्य पर तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक तथा धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव जो है निश्चित तौर पर होता है। इसे ही युगीन परिस्थितियाँ कहा जाता है और इसी कारण हम देखते हैं कि इन तत्कालीन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव होने के कारण ही उसी का प्रतिबिंब जो है साहित्य में दिखाई देता है और इसी कारण साहित्य को युग का दर्पण कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य पर भी युगीन परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर आदिकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी वह देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदिकाल में पूरी तरह व्यवस्था जो है डावाडोल हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। तो इस युग की राजनीतिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि यह युग जो है अव्यवस्था, ग्रह कलह और पराजय का युग माना जाता है। राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल जो है यह पतन काल माना जाता है। यह युग अव्यवस्था, ग्रह कलह और पराजय का युग है। एक और मुसलमानों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे तो दूसरी ओर देश के राजा आपस में लड़ते रहे। सिंध को प्रवेश द्वार बनाकर मुसलमानों के आक्रमण होते रहे। दूसरी ओर हिंदू राजा परस्पर लड़ने में ही अपनी शक्ति नष्ट करते रहे और इसी तरह के ग्रह कलह के कारण राजाओं की शक्ति नष्ट हो गई और उन्हें पराजित होना पड़ा। चारों ओर युद्धों का वातावरण था और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक तरह से पतन का युग जो है माना जाता है। दूसरी राजनीतिक परिस्थिति हम देखते हैं कि इस युग में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ था और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हो गया। अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, वे आपस में लड़ते रहे। मुसलमानों ने एक एक राजा को पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उस युग में 3 शक्तिशाली राज्य थे। 1 दिल्ली में तोमर, 2 अजमेर में चौहान और कन्नौज में गाहड़वान। तीनों आपस में लड़ते रहे, एकत्रित होकर विदेशी आक्रमणों का सामना नहीं किया। अगर वह इस तरह एकत्रित होकर, संगठित होकर विदेशी आक्रमणों का सामना करते तो निश्चित तौर पर उस तरह की स्थितियां नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। वह बिखरते गए और उसी का फायदा विदेशी आक्रमण ने लिया। एक एक को उन्होंने पराजित किया और विदेशी आक्रमणों के सामने जो उन्हें पराजित होना पड़ा और इसी कारण बिल्कुल दुर्दशा जो है इस युग में केंद्रीय सत्ता की होती हुई दिखाई देती है और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तीसरी राजनीतिक परिस्थिति हम देखते हैं कि महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण। सिंध को प्रवेश द्वार बनाकर भारत पर मुसलमानों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनी का राज्य
महमूद गजनवी के हाथ में आ गया। उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए, भारत के समृद्ध मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ डाला, सोमनाथ, कन्नौज और कालिंजर के समृद्ध मंदिरों को लूटा। बाद में गजनी का राज्य शहाबुद्दीन गौरी के हाथ में आया। उसने शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान पर अनेक आक्रमण किए। अनेक बार शहाबुद्दीन गौरी पराजित हुआ, लेकिन अंत में दुर्भाग्य से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। और इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर भारत में धीरे धीरे मुसलमानों के राज्य का विस्तार होता गया। अंत में हम देखते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, तो उस युग में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना जो है हमें दिखाई देती है। प्रत्येक राजा अपने छोटे राज्य को ही राष्ट्र मानता था। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणों का एकत्रित होकर सामना नहीं किया गया। सभी राज्य के राजा आपस में लड़ते रहे और एक एक करके पराजित होते गए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आदिकाल का युग भारतीय इतिहास का पतन काल है। पतन काल मतलब ह्रास जो है पूरी तरह से इस युग में हुआ। हिंदू सत्ता के धीरे धीरे समाप्त होने और मुसलमान सत्ता के उदय होने की यह कहानी है। इन संपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव जो है आदिकालीन साहित्य पर हमें निश्चित तौर पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदिकाल मतलब 1050 से लेकर 1375 तक का यह कालखंड जो है यह आदिकाल का कालखंड है। और आदिकाल के इस कालखंड में हमें इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ जो है मतलब जिस युग को पतन युग कहा जाता है, इस पतन जन्य ह्रासजन्य परिस्थितियाँ जो है राजनीतिक परिस्थितियाँ हमें इस युग में दिखाई देती है। आगे चलकर हमें आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों को देखना है। तो जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों को हमने देखा, तो स्वाभाविक है कि सामाजिक परिस्थितियां जो है उससे बेहतर जो है निश्चित तौर पर नहीं हो सकती। बिल्कुल सामाजिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जिस युग में राजनीति की दिनहीन दशा हो, उस युग में उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती। समाज के आदर्श रूप की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। धर्म के नाम पर अधर्म समाज में पूरी तरह से फैला हुआ था। सामान्य जनता जो है युद्धों में पिसती जा रही थी। सामान्य जनता आर्थिक संकट में फंसी हुई थी। और इसी कारण हम देखते हैं कि जिस तरह की ह्रासजन्य परिस्थितियाँ राजनीतिक दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरह सामाजिक परिस्थितियों में भी यह ह्रास हमें दिखाई देता है। पहली सामाजिक परिस्थितियां हम देखते हैं कि रूढ़िग्रस्त समाज मतलब तत्कालीन रूढ़िग्रस्त धर्म की तरह समाज भी रूढ़िग्रस्त हो गया था। समाज में अनेक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास फैले हुए थे। सामंती वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। राजपूत जाति अपनी वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध थी। राजपूत नारियों में जौहर प्रथा प्रचलित थी। उस युग के समाज में स्वयंवर प्रथा एवं बहुपत्नीत्व की प्रथा भी प्रचलित थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अनेक सारे गलत सलग रीति रिवाज प्रथा परंपराएं रूढ़िग्रस्त समाज में हमें दिखाई देती है। अनेक सारी गलत प्रथाएं जो है इस युग में हम देखते हैं। दूसरी सामाजिक परिस्थिति है जाति व्यवस्था के बंधन कठोर बन गए थे। जाति व्यवस्था के बंधन जो है इस युग में हम देखते हैं कि पूरी तरह से कठोर हो गए थे। जाति गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी। एक ही जाति की अनेक उपजातियां होने लगी। छुआछूत के नियम भी कड़े होते गए। हिंदू धर्म की पाचक शक्ति का ह्रास हो गया। मतलब हिंदू धर्म की सहनशक्ति जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। और इसी कारण जो है उन्होंने इस तरह के जाति व्यवस्था के बंधन जो है और अधिक कठोर कर दिए थे। तीसरी सामाजिक परिस्थिति है राजा, सामंत और सामान्य जनता
मतलब राजा और सामंत जो है पूरी तरह से ऐशोआरामी जीवन जी रहे थे, तो सामान्य जनता जो है पूरी तरह से उनकी दयनीय अवस्था बन गई थी। राजा और सामंतों का जीवन विलासमय और भोग प्रधान था। राजा बहुपत्नीक थे, मतलब राजाओं की अनेक पत्नियां हुआ करती थी और उनका अधिकांश समय जो है अंतपुर में पत्नियों, उपपत्नियों तथा रक्षिताओं के साथ बीतता था। राजकुमारों और अमीरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी और उसी दरमियान हम देखते हैं कि चारों ओर युद्धों का वातावरण था। इसमें सामान्य जनता पीसी जाती थी, अतः सामान्य जनता का जीवन आर्थिक संकट में था। जन सामान्य में मनोबल की कमी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज जो है दो भागों में बट चुका था। राजा और सामंत जो है एक, और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐशोआरामपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजा और सामंतों का सामान्य जनता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और उसी कारण सामान्य जनता हम देखते हैं कि हमेशा युद्ध हुआ करते थे और इस तरह की युद्धों में वह सामान्य जनता हमेशा पीसी जाती थी और इसी कारण हम देखते हैं कि सामान्य जनता जो है पूरी तरह से आर्थिक संकट में आ गई थी। और अंत में हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में नारी का समाज में स्थान। तो ऊपर हमने राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में देखा कि समाज की हालत जो है बिल्कुल दयनीय बन गई थी और उसी दयनीय परिस्थिति में नारी की स्थिति जो है अच्छी रहेगी, अच्छी होगी, इस तरह की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस युग के समाज में नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं था। नारी को केवल भोग और विलास की सामग्री समझा जाता था, उसे कोई सामाजिक महत्व नहीं था। नारी की प्राप्ति के लिए युद्ध हो जाते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि नारी जो है एक उपभोग की वस्तु है। बिल्कुल इतना ही सीमित दृष्टिकोण जो है नारी के प्रति तत्कालीन समाज में हम देखते हैं। इस सामाजिक अवस्था का चित्र तत्कालीन हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से चित्रित हुआ है। तत्कालीन काव्यों के अध्ययन से उस समय की सामाजिक दशा की ह्रासोन्मुख होने का पता चलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आदिकाल में सामाजिक या राजनीतिक दोनों तरह की परिस्थितियां जो है बिल्कुल ही दयनीय बन गई थी और उसका प्रभाव जो है तत्कालीन साहित्य पर हमें निश्चित तौर पर दिखाई देता है। आगे चलकर हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे, उस तरह हमें यह निश्चित तौर पर महसूस होगा कि इस तरह की यह सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ जो है उसका प्रभाव उस समय उस साहित्य पर निश्चित तौर पर हुआ है। आज हम यह रुकते हैं। धन्यवाद।